नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब की हाल चाल सभी को राधे राधे राम राम। भाई साहब कैसे हो आप सभी? भैया आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए अगर देखा जाए तो अब मोटा मोटी 40 दिन भी नहीं बचे हुए है ना। अब आप लोगों का मॉक टेस्ट देना बिल्कुल स्टार्ट हो चुका होना चाहिए और मॉक टेस्ट पे आप लोगों की बढ़िया अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अलोंग विद दैट आप लोगों को काफी अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अब शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आरआरबी जेई सीबीटी 2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा एग्जामिनेशन होने वाला है जहां पर आप लोगों से हर एक चीज बढ़िया लेवल पे पूछी जाएगी। ना ही कोई आपका पीवाईक्यू आने वाला है और ना ही कोई आप लोग बहुत सिंपल लेवल का पेपर देखोगे। एसएससी जेईई सीबीटी 2 की अगर मैं बात करूं तो उसमें भर भर के न्यूमेरिकल पूछ लिए गए थे और पेपर को बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड बना दिया गया था। अभी कुछ ही दिन भी नहीं बोलूंगा, 2 दिन पहले आप लोगों का यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ है और उसको भी नेक्स्ट लेवल टफ बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है और ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये काफी ज्यादा जो कट ऑफ हाई जा रहा है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए पेपर को डे बाई डे टफ बनाते जा रहे हैं। अब इस तरीके के पेपर्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें एक वास्ट सिलेबस कंप्लीट करना है और हमें बहुत अच्छे लेवल पर मार्क्स लेने हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मार्क्स तो गेन कर रहे हैं, मॉक भी लगा रहे हैं, लेकिन मॉक की अगर अच्छे लेवल पे स्ट्रैटेजी ना बनाई जाए तो मॉक टेस्ट में हम लोग बहुत ज्यादा फायदे नहीं ले पाते। आज गाइस मैं आप लोगों को वो प्रूवन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप लोग अपने मॉक में हर दिन नंबर बढ़ाओगे। ये गारंटी के साथ आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहली चीज, मॉक टेस्ट देने में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में स्टूडेंट नहीं ध्यान देते वो क्या है बेटा? टाइम मैनेजमेंट। राइट, टाइम मैनेजमेंट है ना। और दूसरी चीज जो इसमें रहती है वो क्या है? योर कॉन्फिडेंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे कॉन्फिडेंस का मजबूत होना। अगर गाइज मैं आप लोगों से यहां पर बोलता हूं कॉन्फिडेंस को, चलो इसको भी अपन क्लियर कर देते हैं। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा ये भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करूं तो आप सभी लोग को पता है कि कोई भी एक मॉक टेस्ट होगा उसको आप लोगों को टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 150 क्वेश्चन है और आपको टाइम कितना मिलने वाला है? 120 मिनट, है ना। तो मतलब अगर आप लोग देखें तो आपको बहुत जल्दी में और बहुत बढ़िया लेवल पे आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर एक दो चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक एग्जांपल लिया कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मुझे एग्जांपल के तौर पे कि मुझे यहाँ पर 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। और इसके लिए मुझे 120 मिनट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप ये वाली बात समझना जो बात मैं तुम लोगों से बोलना चाहता हूँ। ये एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया। अब मुझे 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस करने हैं, मतलब अगर देखा जाए तो मेरे पास 1 मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और पेपर बहुत अच्छे लेवल पे आएगा। तो अब मैं क्या करूं? तो देखो यहां पर आप लोगों की जो सबसे पहली टेक्निक हो सकती है, फर्स्ट टेक्निक, वो क्या है? 3 स्लॉट्स टेक्निक। आप इसे 3 स्लॉट्स या फिर 2 स्लॉट्स टेक्निक भी बोल सकते हो। मेरे लिए हमेशा 3 स्लॉट्स टेक्निक ही काम आई है। मैं 2 स्लॉट्स में नहीं, 3 स्लॉट्स में हमेशा पेपर को सॉल्व करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास 120 मिनट्स है, राइट। 120 मिनट्स में अगर मुझे 3 स्लॉट बनाने हैं तो एक स्लॉट में बनाऊंगा 30 मिनट का, 30 मिनट का, राइट। स्लॉट 2 जो होगा वो होगा 60 मिनट्स का, ठीक है, मिनट्स का, ठीक है। और स्लॉट 3 जो होगा वो अगेन मैं 30 मिनट्स का बनाऊंगा, ठीक है। अब आप इसको समझना ये कैसे काम करता है। गाइज आप सभी लोगों को पता होगा कि पेपर में पूरा का पूरा पेपर 100% टफ नहीं बनाया जाता, पूरा का पूरा पेपर 100% इजी नहीं बनाया जाता। और ऐसा भी नहीं होगा कि शुरू के 20 क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे फिर उसके बाद आपको टफ मिलेगा, ऐसा भी नहीं होता। कहीं पे भी टफ क्वेश्चन आ सकता है, कहीं पे भी इजी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत बार साइकोलॉजी ऐसी होती है कि एग्जामिनर क्या करता है कि हमेशा वो टफ क्वेश्चन बनाने के चक्कर में या फिर स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस को घटाने के चक्कर में क्या करेगा? पहला क्वेश्चन दे देगा टफ, राइट। दूसरा क्वेश्चन दे देगा टफ हाई। अब तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल रहा है लेकिन फिर भी आप लोग मजबूती पकड़ोगे। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने दे दिया टफ, अब तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला। चौथा क्वेश्चन दे दिया टफ, अब तुम्हें लगा पूरा का पूरा पेपर टफ होने वाला है। और पांचवा क्वेश्चन देखा वो भी अगर टफ निकल गया तब तो भाई साहब सांसें तेज हो जाएंगी, लगेगा यार ये पेपर भी मेरा खराब हो गया। अब छठवां क्वेश्चन जो होगा बेटा, वो छठवां क्वेश्चन क्या होगा बेटा? वो छठवां क्वेश्चन तुम्हें दे दिया जाएगा इजी, ठीक है। अब वो छठवां क्वेश्चन तुम्हें इजी दे दिया, अब तुम्हारा क्या होगा? यहां पर इतने टफ क्वेश्चन करने के बाद जब तुम इजी क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें यहां पर समझ में आ जाएगा ये तो टफ हो रहा है।
है ना? अब ये क्वेश्चन भी तुम्हें टफ लगने लग जाएगा। ये होता है ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलना, ठीक है? अब गाइस यहाँ पर भी गलती होने के चांसेस है ना? अब अगर तुमने इसको टफ माना तो गलती करोगे ही करोगे। अब एक साइकोलॉजी क्या कहती है? वो साइकोलॉजी कहती है कि हो सकता है पहला क्वेश्चन दे दिया तुम्हें ईज़ी, राइट? दूसरा क्वेश्चन भी तुम्हें दे दिया ईज़ी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में जाने वाला है। तीसरा क्वेश्चन ईज़ी, तुम्हें लगा पूरा पेपर सही आएगा। चौथा क्वेश्चन दे दिया तुम्हें टफ। अब ये जो टफ क्वेश्चन था इसको भी तुमने क्या समझा? ईज़ी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में इस टफ क्वेश्चन में जो कोई बारीकी रही होंगी वो तुमने नहीं देखी और यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया। ये सारी साइकोलॉजी चलती है। इन सारी साइकोलॉजी को दूर करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है 3 स्लॉट टेक्निक। अब ये कैसे काम करती है इसके बारे में समझो। मैं क्या करता हूं गाइज, मैं हमेशा हमारे पेपर को 3 पार्ट में तोड़ता हूं। 3 पार्ट में क्या तोड़ता हूं? पार्ट तो 3 होने वाले हैं लेकिन पेपर नहीं तोड़ता। पेपर को फर्स्ट 30 मिनट्स में पहला जो स्लॉट होता है स्लॉट 1, उसमें फर्स्ट 30 मिनट में मैं क्या करता हूं? पूरे पेपर को ऊपरी निगाह से देखता हूं। राइट, ऊपरी निगाह से देखने में क्या होता है कि तुमने पहला क्वेश्चन देखा, अच्छा लग रहा है ये कठिन है ना? मतलब न्यूमेरिकल टाइप का, हटा दिया। दूसरा देखा, अच्छा हाँ इसमें इस तरीके से किया जा सकता है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तीसरा देखा, अरे ये तो बहुत ईजी है, ऐसे टिक लगा दिया। राइट, फिर चौथा देखा, चौथे क्वेश्चन में लगा नहीं यार हल्का सा थोड़ा टाइम लगेगा। पांचवा देखा, पांचवा में लगा हाँ यार इसको कर सकते हैं, तुरंत टिक लगाया। है ना? यूनिट पूछ ली किसी की, सरफेस टेंशन की यूनिट पूछ ली या कुछ भी पूछ लिया, साइन बार का एंगल पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, आप लोगों को सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसको टिक लगाते हुए चले जाओगे। गाइस बिलीव मी, 150 क्वेश्चंस अगर होंगे ना तो इन 150 क्वेश्चन में टोटल 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 50 क्वेश्चंस जो तुम्हारे फर्स्ट 30 मिनट्स में डन हो जाएंगे। पहले स्लॉट्स में तुम लोगों ने क्वेश्चन को डन कर दिया। अब ऐसा नहीं होता कि जो तुमने पहले स्लॉट में डन कर दिया उसके बाद तुम लोगों का पेपर वापस से वो मतलब कि पेपर तुमने पूरा देखा ही नहीं है। 50 क्वेश्चन तुमने देखते देखते ही टिक कर दिया। ऐसे होते नहीं कई सारे क्वेश्चन जिसको तुम देखते हो और टिक लगा देते हो, जैसे ही देखा वैसे ही टिक लग गया, है ना? क्या रे ये तो पढ़ते ही पढ़ते आ गया। राइट, इस तरीके के कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन, मिनिमम 50 क्वेश्चन तुम्हें 150 में देखने मिलेंगे जिनको तुम पढ़ते ही टिक लगा दोगे। ये तुम्हारे स्लॉट 1 में मिनिमम 50 क्वेश्चन को तुम टच करो, ठीक है? अभी ये आपको फाइनल एग्जाम तक लेकर के जाएगा, इसलिए आप लोगों को अभी सीखना पड़ेगा, ठीक है? पहला स्लॉट तुमने टच करा। अब आता है स्लॉट नंबर 2। जब तुम स्लॉट नंबर 2 में पहुंचोगे तब तक में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन तुम सॉल्व करके बैठे हुए हो, ठीक है? हम जो सेकंड स्लॉट है वो है 60 मिनट का। इस स्लॉट में तुम्हें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? इस स्लॉट में तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो तुमसे बन जाएंगे, बस एक एक दो दो सेकंड का टाइम लगेगा। राइट, अब इन स्लॉट में से 60 मिनट का तुमने टाइम लिया है और 60 मिनट के टाइम में अगर तुम लोगों ने मिनिमम से मिनिमम भी बोलता हूं कि तुम लोगों को थोड़ा टाइम भी लगा, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से चीजें भी देखी या फिर कुछ भी ऐसा लग रहा है, इस स्लॉट में 60 मिनट में तुम अगर 40 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो, 40 क्वेश्चंस, राइट, है ना, सॉल्व कर लेते हो तो बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हो। बट आई विल सजेस्ट कि तुम इसको नंबर को बढ़ाओ 50, ठीक है? ये नंबर तुम्हारा कितना होना चाहिए? 50 क्वेश्चंस का होना चाहिए, ठीक है? अब ये जो 50 क्वेश्चंस है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तुमने आराम आराम से टाइम लेके भी करा, फिर भी तुम 50 क्वेश्चंस कर सकते हो इन नेक्स्ट 60 मिनट, जो कि तुम्हारे कठिन क्वेश्चन थे, ठीक है? ठीक है, अब तुमने सबसे लास्ट के लिए क्या बचाना है वो बता रहा हूं। सबसे लास्ट के लिए वो बचाना है जो क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल नहीं बनता था, है ना? जिस क्वेश्चन में लग रहा था न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर ले जाऊंगा, लेकिन न्यूमेरिकल सबसे लास्ट में ट्राई किया जाता है क्योंकि वो कई बार टाइम टेकिंग होता है। अब तुम्हारे पास है स्लॉट 3, है ना? अब स्लॉट 3 के लिए तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? स्लॉट 3 के लिए तुम्हारे पास क्वेश्चन बचे हुए हैं सिर्फ 50, क्योंकि 50-50 क्वेश्चन तुम लगा चुके हो। स्लॉट 3 के लिए 50 मतलब हो सकता है 40 क्वेश्चंस भी हो, तुमने 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो, तो 40 से 50 क्वेश्चन तुम्हारे स्लॉट 3 के लिए होते हैं। इन 40 से 50 क्वेश्चन में तुम 30 मिनट में 20 क्वेश्चन तो तुम हर हाल में सॉल्व कर ही लोगे। ये बेसिक लेवल पे मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये अगर तुमने कर लिया अगले 30 मिनट में तो तुम ये समझो कि तुमने टोटल 120 क्वेश्चन कर दिए होंगे। पेपर तुम्हारा 3 बार रिवाइज हो चुका होगा। जो क्वेश्चन तुमने अगर गलत भी करा होगा तो तुम्हें दिमाग में आ जाएगा और तुम उसे सही कर ले जाओगे। इन 50 क्वेश्चन को लगाने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल पे हो जाता है कि अगर कोई टफ क्वेश्चन है उसको भी तुम सॉल्व करने लायक बन जाते हो। तो तुम्हें टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीज करना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे अगर तुम 120 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, तुम ये समझो तुमने कट ऑफ निकाल दिया। ये फैक्ट बात बता रहा हूं, ठीक है? अब ये सारी चीजें जो तुम कर रहे हो, ये तुम्हें सबसे पहले तो तुम्हारी मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी में लेकर के आना है। मतलब ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है।
अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि मैं एक दिन में ही ये टेक्निक लगाऊंगा एग्जाम टाइम पे, तो नहीं लगने वाली, क्योंकि बेटा इसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इससे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, इससे तुम मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे और सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। ये थी पहली टेक्निक। ठीक है, दूसरी टेक्निक के बारे में चलते हैं। अब दूसरी टेक्निक समझो। दूसरी टेक्निक जो मॉक टेस्ट के लिए, अभी ये सारी चीजें मैं तुम्हें मॉक टेस्ट के लिए बता रहा हूं। दूसरी टेक्निक क्या है? इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक, राइट? इंट्रोस्पेक्शन बोल दो या सेल्फ एनालिसिस बोल दो। ये बहुत सारे बच्चे नहीं करते, है ना। ये है दूसरी टेक्निक, सेल्फ एनालिसिस बोलते हैं या फिर इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन कहने का मतलब खुद का आकलन करना कि हमने कितना करा है। ठीक है, अब गाइस यहां पर अगर मैं तुम लोगों से बोलता हूं कि तुम्हें इंट्रोस्पेक्शन करना है, तो इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो तुमने 150 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन डन कर दिए। ठीक है, तुमने कहा भाई अपना कट ऑफ तो डन है, अपन सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तुम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। लेकिन मेरे लाल, क्या तुमने इस चीज के बारे में सोचा कि 120 क्वेश्चन करने के बाद भी ये 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझसे बने नहीं, ये 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझसे गलती से गलत हो गए, या फिर ये 30 क्वेश्चन थे जिनको मैंने पढ़ा नहीं, राइट? तुम्हें इन 30 क्वेश्चन की सबसे पहले टॉपिक को देखना है, किस टॉपिक से पूछा गया था, कि भैया ये क्वेश्चन नहीं बना, उस टॉपिक को तुम्हें रिवाइज करना है बढ़िया लेवल पे, सो दैट तुम लोगों से गलती ना हो। फिर उसके बाद गाइस इन 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच सबसे अच्छी हो सकती है, उस अप्रोच का ध्यान देना है, ताकि मैं इन 30 क्वेश्चन को अगर अगली बार देखूं तो मुझसे गलत ना हो। और तीसरी चीज, इसी 30 क्वेश्चन से बनने वाले न्यू टाइप के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तो तुम्हें नहीं मिलेंगे। मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो इसी 30 क्वेश्चन से और कितने नए टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट? अब ये जो 30 क्वेश्चन है, इन 30 क्वेश्चन को तो मेक श्योर करो कि भाई ये गलत ना हो अगली बार, है ना। इसकी थ्योरी जरूर पढ़ लेना कि अगर नया कोई टॉपिक पूछा जाए तो तुमसे, मतलब इसी टॉपिक से कोई नया क्वेश्चन पूछा जाए तो बन जाए। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या हो सकती है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच होती है, तो मैं वो देखना है। फिर उसके बाद आता है न्यू टाइप के क्वेश्चन, कि भैया ये पढ़ लिया, इस टॉपिक को पढ़ लिया, अब इससे रिलेटेड नए टाइप के क्वेश्चन तुम्हें कहां से मिलेंगे, कैसे तुम इसको सॉल्व करोगे। तुम्हें इस टेक्निक का भी यूज करना है, राइट? तो ये हो गई थर्ड टेक्निक। ठीक है, फिर उसके बाद गाइज, सॉरी, सेकेंड टेक्निक। फिर उसके बाद थर्ड टेक्निक आती है, थर्ड टेक्निक, है ना। थर्ड टेक्निक के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा मायने में अपने दिमाग को सही रखना पड़ेगा, राइट? अब कैसे, ये बताता हूं गाइज। अगर तुम ये समझो कि अगर तुम्हारा मान लेते हैं 2 घंटे का पेपर होता है, मान लेते हैं 2 घंटे का पेपर है। अब ये जो 2 घंटे का पेपर है, ये किसी भी टाइम पे नहीं हो सकता, राइट, है ना। इसके भी जब तुम्हारा पेपर होगा तो इसका भी कोई टाइम होगा, हो सकता है 10 से 12 का टाइम हो सकता है 12 से 2 का टाइम हो सकता है 2 बजे से 4 बजे का टाइम हो। 2 से 4 का तो नहीं होता, या तो आपका 5 से 7 होता है, 3 से 5 होता है, कुछ इस तरीके से आपका टाइमिंग होती है, राइट? या फिर 5 से 7 हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप लोगों का टाइम होता है वो 12 से 2 का या फिर 10 से 12 का, इस तरीके का टाइमिंग होता है। सुबह सुबह एग्जामिनेशन होता है ना। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग क्या करोगे, जिस भी एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आरआरबी के लिए जा रहे हो, तो चेक कर लो कि आरआरबी ने पिछले साल किस टाइम पे एग्जाम लिया था, है ना। वो टाइम सेट कर लो। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये 10 से 12, 2 से 4 या फिर 3 से 5 या फिर 5 से 7, ये वाले टाइमिंग को चूज करना चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड टाइमिंग। अब ये टाइमिंग क्यों चूज करनी चाहिए? देखो गाइज, हमेशा जब भी कभी हम मॉक लगाते हैं तो हमारे दिमाग को इस चीज का आइडिया हो जाता है। जैसे कि तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर तुम डेली सुबह जिम जाने लग जाओ, है ना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद डेली उसी टाइम पे नींद खुलेगी जिस टाइम पे तुम जिम जाते हो, बिना अलार्म के अपने आप ही नींद खुल जाती है। ऐसा तुम्हारे साथ होता होगा। अगर तुम डेली 2 बजे खाना खाने लग जाओ ना, तो देखना 1:30 पौने 2 बजे के बाद तुम्हें अपने आप भूख लग जाएगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी की साइकिल वैसी बन जाती है। इसी तरीके से तुमने एग्जाम टाइम को पकड़ करके तुमने मॉक टेस्ट लगाना शुरू करा ना, तो तुम्हारे दिमाग उसी समय ही बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। इवन सबसे ज्यादा एक्टिव उसी समय होगा जिस टाइम की तुमने हैबिट अपने दिमाग की बनाई है। स्टूडेंट मोस्टली क्या करते हैं, पूरे दिन अपने दिमाग को एक्टिव रखते हैं, तो हमें ये नहीं पता चल पाता कि हमारा दिमाग पूरे दिन में मैक्सिमम एक्टिव कब है। समझना इस बात को, हमें हमारे दिमाग को मैक्सिमम एक्टिव करना पड़ेगा, सो दैट हम उससे बेस्ट आउटपुट ले सकें, है ना। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि मैक्सिमम आप लोगों को अगर आउटपुट चाहिए तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, इसके लिए सबसे बेस्ट है कि कोई एक ऐसे टाइमिंग, मतलब 2 से 3 स्लॉट पकड़ लो जिन स्लॉट पे तुम प्रैक्टिस करोगे।
ठीक है? अब अगर तुमने उसी स्लॉट पे डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, तो मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा जब एग्ज़ामिनेशन होगा और उसी स्लॉट पे जब एग्ज़ाम होगा, तो तुम्हारा दिमाग सबसे बेस्ट आउटपुट तुम्हें उसी टाइम पे निकाल कर के देगा, क्योंकि तुम पिछले 35-40 दिनों से सिर्फ़ इसी टाइम पर प्रैक्टिस करते आ रहे हो। तो ये तुम्हारी थर्ड टेक्निक है जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये चीज़ तुमने अगर अपने करिकुलम में ऐड कर दिया, अपने स्टडी प्लान में ऐड कर दिया, तो देखना 35 से 40 दिनों में तुम हर हफ्ते अपने आप को इम्प्रूव होते हुए देखोगे, ठीक है? अब ये जो हर हफ्ते तुम अपने आप को इम्प्रूव होते हुए देख रहे हो, यही तुम्हें तुम्हारे सिलेक्शन तक लेकर के जाएगा। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। अब गाइज़ यहाँ पर बात आती है कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट लगाना है, कहाँ से लगाऊँ? देखो गाइज़ इसके लिए मैं ये बोलूँगा प्रीवियस ईयर की कोई किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा। आप लोग अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन इवन सारे ऑर्गेनाइजेशन के टेस्ट सीरीज उठा सकते हो, लेकिन मेक श्योर ये करना कि सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन की टेस्ट सीरीज फिनिश करो, फिर उसके बाद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, है ना? जिस तरीके से अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए अप्रॉक्सिमेटली 63 टेस्ट सीरीज दी हुई है, राइट? 63 मॉक्स हैं। 40 दिन 35 से 40 दिन का तुम्हारे पास टाइम है और तुम्हारे पास 63 मॉक टेस्ट है, मतलब डेली एक लगाओगे ना तो भी फिनिश नहीं होने वाले, इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। तो इस केस में तुम क्या कर सकते हो गाइस, तुम जा सकते हो हमारे बैचेस वगैरह में। अब बैचेस में भी तुम्हें बता दूं, एक जो बैच है जो सबसे बेस्ट है वो है आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच। ये बैच आप लोगों को दिख रहा होगा, दैट इज 1999 का, बट यहाँ पे सिलेक्शन करके कूपन है, इसको लगाओगे तो यही बैच तुम्हारा 1999 का हो जाएगा। अब इस बैच में तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, टेक्निकल की, नॉन टेक्निकल की, सबकी, जिसमें तुम एक अप्रोच सीख सकते हो कि किस तरीके से मुझे अप्रोच लगानी चाहिए, राइट? किस तरीके से मैं यहां पर चीजों को देखूंगा, किस तरीके से मैं चीजों को समझूंगा, इसकी अप्रोच लगाओ। सबसे पहली चीज जो तुम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में सीखोगे। अब तुम बोलोगे सर मुझे टेस्ट सीरीज भी लगानी है, तो बेटा इसी बैच में तुम्हें टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। इसी बैच के तुम कंटेंट में चेक करोगे ना, ये देखो टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, 63 टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है। अब इसके अंदर फुल लेंथ सब्जेक्ट वाइज हर एक चीज पढ़ा है। टेक्निकल के अलग पड़े हैं, नॉन टेक के अलग पड़े हैं, टेक में ये देखो सारे के सारे पड़े हुए हैं। नॉन टेक में जाओगे तो नॉन टेक में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, जनरल कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री सब के पड़े हुए हैं। तो ये इस तरीके से करते हुए तुम्हारी 63 टेस्ट सीरीज यहां पर मिलेंगी। देखो प्रैक्टिस सेशंस के भी तुम्हारे सेशंस के सब कुछ पड़े हुए हैं, क्लासरूम रिकॉर्डिंग्स, क्लास नोट्स, एवरीथिंग इज देयर। देन उसके बाद तुम्हारा लाइव प्रैक्टिस सेशन का भी पड़ा हुआ है कि लाइव प्रैक्टिस सेशन क्या होगा। इसका स्टडी प्लान भी है, जब तक तुम इस बैच में नहीं जाओगे तुम स्टडी प्लान नहीं देख सकते, राइट? और ये बैच तुम्हें कितने का पड़ रहा है अभी मंथ एंड पे? 899 का, राइट? तो गाइज इसमें तुम्हारी टेस्ट सीरीज भी फ्री हो जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ये आप जरूर करना। और यही चीज मैं आप सभी लोग को बोल दूं आप कैसे कर सकते हो। तो गाइज एग्जाम ऑन एजुकेशन का एप्लीकेशन जरूर डाल लेना। एप्लीकेशन डालने के बाद मैं तुम्हें दिखा देता हूं, दिस इज द एप्लीकेशन। इस तरीके से एप्लीकेशन ओपन होगा, राइट? ओपन होने के बाद ये एप्लीकेशन तुम्हें दिख रहा है। इस एप्लीकेशन में इस तरीके से जाओगे, यहाँ पे कोर्सेज लिखा हुआ है, कोर्सेज में क्लिक करना। कोर्सेज में क्लिक करने के बाद फुल कोर्स में क्लिक करना, और जैसे फुल कोर्स में क्लिक करोगे देखो डायमंड बैच, कोल इंडिया लिमिटेड के बैचेस तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे। कार्बन बैच वन ऑफ द बेस्ट बैच जो कोल इंडिया लिमिटेड के लिए, ये चैंपियन गोल्ड बैच दिख रहा है, और ये दिख रहा है आरआरबी जेईई का क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच। इसमें क्लिक करना। जैसे तुम इसमें क्लिक करोगे सबसे नीचे जाना, यहाँ पे कूपन कोड है, कूपन कोड लगाओगे, यही बैच जो तुम्हारा है वो 899 का हो जाएगा, राइट? तो तुम इससे ले सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को एक चीज और बता दूं, इसी में ही थोड़ा सा बैक करके आना, और यहाँ पर जो स्टडी नोट्स दिख रहे हैं ना, इस स्टडी नोट्स में यहाँ पर क्लिक करना। इसमें नॉन टेक के अंदर हमने आप लोगों के लिए भर भर के स्टडी नोट्स दिए हैं, जैसे आरआरबी जेईई के एनवायरनमेंट की दे दी, कंप्यूटर साइंस की दे दी, फिर जनरल अवेयरनेस की दे दी। ये सारी फाइल्स हैं जो तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो बेटा ये सब कुछ डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद बढ़िया तरीके से तैयारी करो, एंड आई गारंटी यू कि तुम लोग जिस तरीके से हम तैयारी करा रहे हैं उस तरीके से तैयारी करो, देखना तुम्हारा सीबीटी 2 भी हम क्लियर करा देंगे, राइट? तो सीबीटी 1 क्लियर हुआ है, सीबीटी 2 भी होगा, और तुम सबसे जल्दी जॉब भी पाओगे। बस ये 35-40 दिन उस तरीके से चल लो जिस तरीके से एक टॉपर चलता है, ठीक है? और ये जो टेक्निक मैंने बताई है ये तुम अभी मॉक टेस्ट में लगाना शुरू करो, तुम एक हफ्ते में बोलोगे हाँ जी सर मुझे इंप्रूवमेंट दिख रही है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम एंड करेंगे। जल्दी से जाओ बैच में एनरोल कर लो, क्योंकि इतने सही प्राइस पे इतनी सारी चीजें जो तुम्हें मिल रही हो कहीं और नहीं मिलेंगी। डीपीपीज में भी बता दूं, इसमें हम लोग हर सेशन के साथ डीपीपीज देते हैं, ठीक है? जैसे ये प्रैक्टिस सेशंस है ना,
प्रैक्टिस सेशंस में क्लिक करोगे, जो तुम्हें क्लास नोट्स और रिकॉर्डिंग्स दिख रही हैं, है ना? लाइव क्लास प्रैक्टिस सेशंस में जाओगे, इसमें तुम्हें सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएँगी, ठीक है? तो इसमें तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे टेक में गए ना, टेक में जाने के बाद देखो क्लासेस दिख रही हैं, क्लास नोट्स दिख रही हैं, डीपीपीज़ दिख रही हैं, सारी डीपीपीज़, और ये सारी की सारी डीपीपीज़ में कम से कम 50-50 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। तो मतलब अब सोचो तुम लोग जब तक एग्ज़ामिनेशन तक जाओगे तब तक 2 ढाई हज़ार क्वेश्चंस लगा के बैठे होगे। तो ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दो गाइस, ठीक है? एंड इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एप्लीकेशन डाउनलोड करके सारी फाइल्स डाउनलोड कर लो और उसका प्रिंट आउट निकाल करके पढ़ना शुरू कर दो। इस बैच में जाओ, अच्छे से तैयारी करो और जो मॉक टेस्ट की टेक्निक बताई है उसको ज़रूर करना, तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? मिलते हैं फिर गाइस इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।